नमस्ते दोस्तों। बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत। मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, जिला दौसा, राजस्थान। मित्रों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में केशवदास जो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में देखा और उनकी साहित्यिक कुछ रचनाओं को नामांकित भी किया और उनकी उन रचनाओं की विशेषताओं को अत्यंत संक्षेप में समझने का प्रयास भी किया। आज के इस वीडियो में हम केशवदास में जो काव्यगत विशेषताएं समाई हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसलिए स्वाभाविक था कि वे भामह, उद्भट, दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करते। चूँकि वे स्वयं अलंकारवादी आचार्य थे तो ये नेचुरली था कि वो भामह, उद्भट और दंडी, जो कि संस्कृत काल में बहुत प्रसिद्ध अलंकारवादी आचार्य हुए, उनका ही अनुसरण करते तथा उन्हीं की परंपरा में काव्य का सृजन करते, जो कि उन्होंने किया भी। इन्होंने अलंकारों के दो भेद माने, साधारण और विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वर्णन, वर्ण्य, भूमिश्री वर्णन और राजश्री वर्णन, ये चार चीज़ें आती है, जो कि काव्य कल्प, लता वृत्ति और अलंकार शेखर, इन दो प्रकार के ग्रंथों, इन दो ग्रंथों के ऊपर आधारित है। इस तरह ये अलंकार्य और अलंकार में भेद नहीं मानते। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण इनका काव्य पक्ष कुछ दब गया है और सामान्यतः ये सहृदय कवि नहीं माने जाते। अपनी क्लिष्टता के कारण इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत, केशव जी को कठिन काव्य के प्रेत किसने कहा? इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्यों कहा? इनके काव्य में इतनी जगह दुरूहता है, इतनी जगह, इतना इनका काव्य क्लिष्ट है कि इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। इनके विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका में प्रबंध निर्वहन, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन की दृष्टि, इन सब दृष्टियों से ये महाकाव्यात्मकता की जो परिभाषाएं होती हैं या महाकाव्यात्मकता के दृष्टिकोण से जब हम इसको पहचान करते हैं तो इन तीनों चारों पॉइंट्स, प्रबंध निर्वहन में, मार्मिक स्थल पहचान में और प्रकृति वर्णन में, ये इतने खरे नहीं उतरते। परंपरा पालन और अधिकाधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण इसमें वर्णनों की बहुत अधिक भरमार हो गई है। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा, इन सब के वर्णन में इनका मन बहुत अधिक रमा है। संवादों की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली है। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता अधिक स्थानों पर व्यक्त हुई है। प्रबंध में हमने देखा कि इनको बहुत लंबा काव्य लिखने पर इनकी जो काव्यगत जो इनका वैशिष्ट्य है उसमें थोड़ी शिथिलता आ जाती है और कहीं कहीं इनसे पृष्ठत्व दोष हो जाता है। लेकिन मुक्तकों में तो इस अड़चन के आने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि मुक्तक तो प्रारंभ हुआ और समाप्त हो जाता है। केशव दरबारी कवि थे। अन्य दरबारी कवियों की भांति उन्होंने भी अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा खूब की, केशवगान किया। वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका उनकी ऐसी ही रचनाएं हैं। केशव का दूसरा रूप आचार्य का है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की। रामचंद्रिका का विषय राम भक्ति है, किंतु यहाँ भी केशव कवि पहले है, भक्त बाद में, इसलिए उन्होंने भक्ति भावना की अपेक्षा
अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए काव्य चमत्कार का प्रदर्शन अधिक किया। विज्ञान गीता में केशव ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। अब हम बात करते हैं केशव के द्वारा किए गए प्रकृति चित्रण के बारे में। राज दरबारों की साज सज्जा के बीच रहने के कारण केशव की प्रवृत्ति प्रकृति में नहीं रही। उनका प्रकृति चित्रण दोषपूर्ण है, उसमें परंपरा का निर्वहन अधिक है, निर्वाद नहीं निर्वाह। निर्वाह अधिक है, मौलिकता कम है, नवीनता भी कम है। वर्णन करने में कहीं कहीं केशव ने काल और स्थान का ध्यान भी नहीं रखा। अलंकारों के बोझ से दबी प्रकृति अपना सहज सौंदर्य खो बैठी है। प्रकृति के संबंध में केशव की कल्पनाएं कहीं कहीं पर बड़ी असंगत और अरुचिकर हो गई है। अरुण सूर्य को कापालिक काल का रक्त से भरा कपाल बना देना कैसे भला चमत्कारपूर्ण हो सकता है। कै सोनित कपाल यह किल कपालिक काल को। विशेष जो इनकी विशेषता मानी जाती है या जो इनकी खासियत है वो है संवाद योजना। दरबारी कवि होने के कारण केशव में राज दरबारों की वाक्पटुता वर्तमान थी, अतः संवादों की योजना में उन्हें असाधारण सफलता मिली। उनके संवाद अत्यंत आकर्षक हैं। उनमें राज दरबारों जैसी हाजिर जवाबी और शिष्टता है। उनके द्वारा चरित्रों का उद्घाटन सुंदर ढंग से हुआ है। जनक विश्वामित्र संवाद हो, लवकुश संवाद हो, सीता हनुमान संवाद, सारे के सारे संवाद इसी प्रकार उत्कृष्टता से भरे हुए हैं। अंगद रावण संवाद देखिए। गेंद करयो में खेल की हर गिर कैसो धास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। गेंद करयो में खेल की गेंद के समान करके हर गिरी कैलाश पर्वत को, हर मने शिव जी और गिरी मने पर्वत, कैलाश पर्वत को केशवदास कहता है कि मैंने उसको कैलाश पर्वत को एक गेंद के समान बना दिया, खेलता फिरता था उसको लेकर के मैं। और शीश चढ़ाए आपने, और उन्हीं शिव को मैंने अपने शीश चढ़ा दिए। कमल समान साहस, कमल जैसे कोई चढ़ाता है, साहस हास्य सहित हंसी खुशी में, वैसे। अंगद उसके जवाब में कहते हैं, जैसो तुम कहत उठायो एक गिरवर, ऐसे कोटि कपिल के बालक उठावही। कपिन के बालक, कपिल नहीं कपिन है यहाँ पर। जैसे तुमने कहा कि मैंने बहुत सारे ये कैलाश पर्वत को उठाए फिरा, वैसे हम कपिन के बालक उठाते फिरते हैं पर्वतों को। तो और काटे जो तुम शीश काटन घनेरे घाघ, कई सारे जो जादूगर होते हैं वो उसी प्रकार शीश काट देते हैं जैसे तुमने शीश काटे। मगर के खेले कहा भट पद पावई, फिर भी उनको भट्ट का पद कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है। तो आचार्य केशवदास उच्च कोटि के विद्वान थे, अतः उनके काव्य में कल्पना और मस्तिष्क का योग अधिक है। उनका ध्यान जितना पांडित्य प्रदर्शन की ओर रहा उतना भाव प्रदर्शन की ओर नहीं रहा। पांडित्य प्रदर्शन की इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोचकों ने केशव को हृदयहीन कवि भी कह दिया है, किंतु यह आरोप पूर्णतः सत्य नहीं, क्योंकि पांडित्य प्रदर्शन के साथ साथ केशव के काव्य में अनेकान स्थल ऐसे हैं जहाँ उनकी भावुकता और सहृदयता पूर्ण साकार हो उठती है। अशोक वाटिका में जैसे हनुमान जी सीता को रामचंद्रिका की मुद्रिका देते हैं, तो सीता जी का कथन देखिए, श्रीपुर बन मध्य है तू मग करी अनीति, कही मुंदरी अब तियन की को करी है प्रतीति। भाषा, केशव ने अपनी काव्य भाषा बुंदेली को बनाया, परंतु ब्रज भाषा का जो
ढला हुआ रूप सूर आदि के काव्य में मिलता है, वो हमें केशव के काव्य में इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अतः उनकी भाषा संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को ही नहीं, संस्कृत की विभक्तियों को भी अपनाया। कहीं कहीं तो उनके छंदों की भाषा संस्कृत ही जान पड़ती है। रामचंद्र पद पद्म वृंदाकर वृंदाभिवंदनीयम केशवमति भूतनया लोचनम चंच किरियात। केशव की भाषा में बुंदेलखंडी भाषा का भी काफ़ी मिश्रण मिलता है। खारक, छोहारा, थोरीला, दुर्गई आदि बुंदेली शब्दों का प्रयोग बराबर हुआ है। अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, जैसे यहाँ वहाँ, दिखाऊ, दिखाई, रिझाऊ आदि। केशव ने कहीं कहीं तो शब्दों को गढ़ लिया है, जैसे चाप से चाप की। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग में भी उन्होंने पूरी तरह से स्वच्छंदा से काम लिया, जैसे आलोक, कलंक, लांच, रिश्वत, नारी, समूह आदि। जल के अर्थ में विष शब्द का प्रयोग केशव की भाषा में ही मिलता। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेत। केशव और बुंदेलखंडी के अत्यधिक प्रभाव, लंबी लंबी शब्द योजना, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग आदि के कारण केशव की भाषा में कहीं कहीं अत्यंत क्लिष्टता भी आ गई है। केशव की भाषा का सामान्य रूप अपेक्षाकृत सुगम है। उसमें कहावतों और मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। लाज मरना कहावत का एक प्रयोग देखिए। कई केशव आपनी झांग उघारी के आपनी लाजन की मारी। केशव की शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट है। इस संबंध में उन्होंने अपने किसी पूर्व कवि का अनुसरण न करके अनेक कवि की कविताओं के बीच अपनी कविता को सरलता से पहचानने लायक कविताएं उन्होंने लिखी है। संक्षेप में केशव की शैली प्रौढ़ और गंभीर है। पांडित्य प्रदर्शन के कारण यह कुछ दुरूह अवश्य हो गई है। रस, केशवदास जी ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर विविध रसों की उद्भावना की है, किंतु मुख्यतः वे श्रृंगार और वीर के ही कवि हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों को उन्होंने अपनाया है। वीरोचित उत्साह के मार्मिक वर्णन में तो वे अपना सानी नहीं रखते। शत्रुघ्न के बाणों से मूर्छित लव के लिए विलाप करती हुई सीता के प्रति कुश का कथन कितना उत्साहपूर्ण है। रिपु ही मारी सहारी दल यमते ले हूँ छुड़ाए, लव ही मिलय तो देखी हूँ माता तेरे पाए। और अंत में हम छंद अलंकार की बात कर लेते हैं। छंद और अलंकार के बाद में हम साहित्य में स्थान भी देखेंगे इनका भी। छंदों के विषय में केशव का ज्ञान अपार था, क्योंकि जितने छंदों का प्रयोग उन्होंने किया उतना किसी ने नहीं। यहाँ तक कि अजायब छंदों का अजायब घर भी कहा गया रामचंद्रिका को। केशव ने स्वयं लिखा है, रामचंद्र की चंद्रिका वर्णति हों बहुछंद। तो केशव की छंद योजना वस्तुतः संस्कृत साहित्य की छंद योजना ही है। इन्होंने कवित्व, सवैया, दोहा आदि छंदों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। अलंकारों का तो उन्हें विशेष मोह था ही। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न बिराजहि कविता बनिता मित्र। कहने वाले केशव स्पष्ट कर देते हैं कि कितनी ही सुंदर स्त्री क्यों नहीं हो, भूषण के बिना जिस प्रकार से शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार कविता कितनी ही सुगठित क्यों नहीं हो, अच्छे शब्दों में क्यों नहीं हो, सुंदरता तो उसकी केवल और केवल अलंकारों से ही होती है। अतः उनकी कविता में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। यहाँ तक कि अलंकारों के बोझ के कारण कुछ भाव दब भी गए हैं, और जब समझ में आता है तो पाठक को केवल एक चमत्कार ही प्राप्त होता है। जहाँ अलंकार योजना के प्रति केशव का कठोर आग्रह नहीं है, वहीं कविता अत्यंत हृदयग्राही और सरस हो गई है। उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए। दशरथ मरण के उपरांत भरत जब महल में प्रवेश करते हैं
तो वो माताओं को वृक्ष विहीन लताओं के समान पाते हैं। मंदिर मात विलोक अकेली, जो बिनु वृक्ष विराजत बेली। साहित्य में स्थान, केशवदास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य कवि हैं। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन करना आरंभ किया था। यह ठीक है कि उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है और पांडित्य के प्रदर्शन के कारण उन्हें कठिन काव्य के प्रेत कर पुकारा जाता है, किंतु इससे उनका महत्व खत्म नहीं होता। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में केशव की रचना में सूर तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत वर्णन परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग अवश्य खोल दिया है। केशव जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ कवि थे। सूर और तुलसी के पश्चात हिंदी काव्य जगत में उन्हीं की गणना की जाती है। सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। धन्यवाद।